हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनु का एपिसोड नंबर 40। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन एंशिएंट होली बॉडी हासिल करने की कोशिश करने लगता है, मगर वहाँ मौजूद स्टैचू उसे ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके सप्रेस कर रहा था। हालांकि यूशिन हार नहीं मानता और तभी वहाँ पर एक इवल स्पिरिट पहुँच जाता है। उसे भी ओरिजिन चाहिए था, तो यूशिन उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। साथ ही यूशिन ने होली वॉरियर यानी कि शेनजेन को भी अपनी मदद करने के लिए मना लिया। तो शेनजेन यूशिन की बॉडी में एंटर करके उस इवल स्पिरिट को खत्म कर देते हैं। साथ ही यूशिन का नेक दिल देखकर एंशिएंट होली वॉरियर ने ओरिजिन भी यूशिन को गिफ्ट कर दिया। अब आगे तो हम देखते हैं कि इस ओरिजिन की वजह से यूशिन ने बड़ी ही तेजी से ब्रेक थ्रू कर लिया और इसी वजह से वहाँ पर थंडर की कैटास्ट्रोफे क्रिएट हो जाती है। वो थंडर यूशिन पर अटैक कर रही थी, मगर अब यूशिन के अंदर ओरिजिन की पावर है, जिस वजह से वो थंडर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती और थोड़ी देर में कैटास्ट्रोफे खत्म हो गई। यूशिन कह रहा था कि ओरिजिन की पावर तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, जिस वजह से हेवनली थंडर भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। अब थंडर के पास होने के बाद यूशिन शेनजेन के स्टेचू के पास पहुंच जाता है। वो एंशिएंट होली बॉडी की ओरिजिन के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहा था और तभी उसकी नजर वहाँ लिखी एक पोएम पर जाती है। वो कविता बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग थी, जिसे पढ़कर यूशिन भी इमोशनल हो गया था। वो कह रहा था कि इस कविता के टेक्सचर और हैंडराइटिंग को देखकर समझ आता है कि ये कविता 800 साल पुरानी है। और फिर उसे गौर से देखने के बाद यूशिन को पता चलता है कि उस कविता पर उसका और उसके मास्टर का नाम लिखा हुआ था। वो तो सोच में पड़ गया था कि इतनी पुरानी कविता पर उसके और उसके मास्टर का नाम कैसे आ गया, इसलिए वो तुरंत एक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है। उसने वो पूरी कविता उस स्क्रॉल पर उतार ली थी ताकि वो वापस लौटने के बाद शुयांग को उसे दिखा पाए। और तभी यूशिन देखता है कि वो छोटी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। वो उससे पूछ रही थी कि बताओ मेरी एंशिएंट होली बॉडी का ओरिजिन कहाँ पर है। अब उसका शोर सुनकर यूशिन नीचे आ जाता है। वो कह रही थी कि तुमने मेरे लिए ओरिजिन का एक कतरा भी नहीं छोड़ा, तुम बहुत बुरे इंसान हो। यूशिन तो उसके आंसू देखकर ही डर गया था। वो कह रहा था मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम यहाँ से चली गई होंगी। और साथ ही उस ओरिजिन का एब्जॉर्प्शन एक ही झटके में हो गया। मैं उसे रोक भी नहीं पाया, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत ओरिजिन रख ही देता। जिस पर बच्ची गुस्से में कह रही थी कि ये तो सब बहाने हैं। वो यूशिन को पीटने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर तभी वो एक चीज से टकरा कर नीचे गिर जाती है और मुंह के बल गिरने से उसका एक दांत भी टूट गया था, जिसे देखकर यूशिन की हंसी छूट जाती है। और उसे दांत निकलता हुआ देखकर वो बच्ची और ज्यादा चिढ़ गई थी। वो वहाँ पड़ी चीज को उठाकर यूशिन की तरफ फेंकने वाली थी। वो कहती कि अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मगर तभी वो बच्ची उस चीज को गौर से देखती है। वो कह रही थी अरे वाह, ये तो मेरी हो गई, अब तुम इस पर अपना हक नहीं जमा सकते। तो यूशिन उससे कह रहा था कि ठीक है उसे तो तुम ही रख लो, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो बच्ची उससे कह रही थी कि अगली मॉन्स्टर तुझे तो पता ही नहीं कि तेरे हाथ से कितना बड़ा खजाना निकल गया, देख लेना बाद में तू बहुत पछताएगा। दरअसल इसे शुएनचंग जेड रिंग कहा जाता है। ये रिंग यान हुआंग के होली लॉर्ड की थी, मगर पता नहीं ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई। यूशिन कहता है कि यान हुआंग कौन है और तुम किस होली लॉर्ड की बात कर रही हो। तो बच्ची उसे बताती है कि नॉर्दर्न रीजन बहुत बड़ा है और इसमें कई सारी हिडन सीक्रेट फोर्सेस भी है और उन्हीं में से है यान हुआंग। ये फोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसका मुकाबला ब्लडथर्स्ट हॉल वाले भी नहीं कर सकते। और इस रिंग को पहनते ही तुम यान हुआंग के लॉर्ड बन जाओगे। तुम्हें तो पता ही होगा कि एक लॉर्ड बनने का मतलब क्या होता है। वेल मैं पूरे यान हुआंग पर अब राज कर सकती हूँ। तो यूशिन उसे शौक होकर पूछ रहा था कि क्या वाकई तुम एक लॉर्ड बनोगी। तो वो कहती हाँ बिल्कुल, बस मुझे यान हुआंग को एक करना होगा। फिलहाल यान हुआंग की तीनों फैमिलीज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और मुझे उन्हें ही यूनाइट करना होगा। अगर तब तक तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम पर भी थोड़ा सा रहम करूंगी। वेल तुम मेरे पैलेस में मौजूद घोड़ों के अस्तबल के इंचार्ज बनोगे, वहाँ पर तुम्हारा काम होगा मेरे घोड़ों को साफ करना। यूशिन को तो उसकी बकवास सुनकर हंसी आ रही थी और अब वो अपना हाथ उस रिंग में डालने लगती है, मगर वो रिंग ग्लो होकर उसके हाथ को रोक रही थी। वो बच्ची अपनी पूरी ताकत लगाकर उसमें एंटर करने की कोशिश करती है, मगर उस रिंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से उस बच्ची का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कह रही थी पता नहीं ये ब्रोकन रिंग मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही और अब वो उस रिंग को जमीन पर पटक देती है, मगर वो रिंग उछलकर यूशिन के पास पहुंच गई। तो यूशिन भी उसे पहनने की कोशिश करता है और वो रिंग बड़ी ही आराम से उसकी उंगली पर फिट हो जाती है। ये देखकर तो उस बच्ची को बहुत
बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो सीधा यूशन की उंगली से ही लटक जाती है। वो उससे कह रही थी कि ये रिंग मेरी है तो जल्दी से इसे उतार दो, और तभी उस रिंग से फिसल कर नीचे गिर जाती है। और अब तो उस बच्ची से ये जलीलियत सहन नहीं हो पा रही थी। वो कहती हर एक ट्रेजर ने मुझे ठुकरा दिया, ट्रेजर का तो छोड़ ही दो, इस रिंग ने भी मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। और अब वो हाथ पर पटक पटक के रो रही थी। वो कहती कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना, मैं मर जाना चाहती हूँ। यूशिन को पता था कि ये बस खजाने के लिए रो रही है, इसलिए वो कहते कि प्लीज मत रो, अब उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ये सुनकर तो तुरंत ही जंप लगाकर उठ जाती है। यूशिन उससे कह रहा था कि अब मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ तो तुम्हें खजाने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसके बाद यूशिन एक पोर्टल को ओपन करके केव से बाहर आ जाता है। उसके पास खजाने का बहुत बड़ा थैला था। अब उस छोटी बच्ची को आवाज देता है, मगर वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। तो यूशिन समझ जाता है कि शायद वो लड़की किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गई। जिसके बाद उस खजाने के थैले को देखता है। वो कहता है कि इसमें उसका भी ट्रेजर था, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस खजाने को हासिल करने के लिए मुझे ढूंढते हुए वापस आएगी। वही दूसरी तरफ हम देखते कि वो बच्ची पोर्टल से किसी और ही जगह पर पहुंच गई थी। वो यूशिन को ढूंढते हुए कह रही थी कि वो बदसूरत इंसान कहाँ गया होगा, मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा क्योंकि उसी के पास सारा ट्रेजर है। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से यूशिन की तलाश शुरू कर देती है। इधर यूशिन उस बच्ची का इंतजार करके थक गया था और तभी यूशिन को टाइशू ड्रैगन की आवाज आती है। वो कह रही थी कि फाइनली तुम ब्लैक होल से बाहर आ ही गए। जिसके तुरंत बाद ही उन्हें फील होता है कि यूशिन के पास एंशिएंट होली बॉडी है, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो कहते हैं कि ये बॉडी तो कई सालों से देखी नहीं गई थी, ये तुम्हें कहाँ से मिल गई? जिस पर वो कह रहा था कि सीनियर ये तो बहुत लंबी कहानी है, आप ये भी कह सकते हो कि ये तो बस मुझे इत्तेफाक से मिल गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस केव में टेलीपोर्ट हो गया। उसी केव की रिवर में इस होली बॉडी का ओरिजिन था। जिस पर टाइशू ड्रैगन कह रहा था कि इस होली बॉडी की वजह से तुम शिनजैन से क्लोजली कनेक्टेड हो चुके हो, मगर ये बात मत भूलो कि निंग शुआंग के पास होली स्पिरिचुअल बॉडी है और वो तुम्हारी इस ग्रेट एम्परर की होली बॉडी की दुश्मन है। तुम अब राइवल बन चुके हो। यूशिन को तो ये सुनकर शौक ही लग गया था। टाइशू ड्रैगन उसे बताता है कि अभी तो तुम्हारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हें ट्रेस नहीं कर सकती। इसकी एक वजह ये भी है कि तुम्हें एंशिएंट होली बॉडी का ओरिजिन तो मिला, मगर तुम्हें अभी तक शिनजेन का डिवाइन पोजीशन नहीं मिला। तुम्हें तो अच्छे से याद होगा कि निंग शुआंग के पास मिस्ट्रेस बॉडी के साथ साथ हेवन डिफाइंग ब्लड लाइन की पावर भी थी, जिस वजह से उसकी पावर काफी हद तक बढ़ जाती है क्योंकि उसे मिस्ट्रेस बॉडी के साथ साथ स्पेशल ट्रेजर भी मिल गया और वो ट्रेजर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। और अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम्हारी होली बॉडी पावरफुल तो है, मगर एक ग्रेट एम्परर की राइवल भी है। ग्रेट एम्परर इस बॉडी को अपना दुश्मन मानता है क्योंकि इसमें यूनिक टैलेंट, मैजिकल पावर और कमाल की डोमिनेटिंग एनर्जी है। जिस पर यूशिन कह रहा था कि फिलहाल मेरे पास ये बॉडी तो आ गई, मगर अभी भी मेरे पास इसके ट्रेजर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ग्रेट एम्परर के लिए अभी मैं एक राइवल हूँ। हाँ, आगे चल के शायद मैं इन ट्रेजर को हासिल करके कामयाब हो सकता हूँ। जिस पर टाइशू ड्रैगन कह रहा था कि मुझे दूसरों का तो पता नहीं, मगर तुम कभी भी पीछे नहीं रहते। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्दी इस डिवाइन पावर को अचीव कर लोगे। अब यूशिन उनसे कह रहा था कि मैं डिवाइन केव से वापस आ गया, साथ ही मैंने एंशिएंट होली बॉडी का ओरिजिन भी हासिल किया। सो अब मैं जुयान का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे जिंगयांग सेक्ट की सारी करतूतों का करारा जवाब देना है। तो टाइशू ड्रैगन उसे बता रहा था कि जुयान तो बस एक मामूली कीड़ा है जिसे तुम कभी भी खत्म कर सकते हो, इसलिए उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मगर जिंगयांग सेक्ट साउथ रीजन के सभी सेक्ट में से सबसे एक नंबर पर आता है। सो अगर तुम्हें जिंगयांग सेक्ट को चैलेंज करना है तो सिर्फ तुम या फिर तुम्हारा हेंग्यू सेक्ट काफी नहीं होगा, तुम्हें अपनी एक फोर्स बनानी होगी, तभी जाकर तुम जिंगयांग सेक्ट को तगड़ी टक्कर दे सकते हो। और इस बात पर यूशिन भी अग्री था। ओके तब मुझे तो फोर्स बनानी होगी। जिसके बाद हमें हाउटियन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूशिन के फादर हाउटियन उसकी मौत के गम से काफी कमजोर हो गए थे। वो अपनी बेटी शुई से कह रहे थे कि हम युआन हुई अलायंस के जरिए हमारे क्लैन के लिए डिसाइपल सिलेक्शन करते हैं। बताओ हमारे पास कितने काबिल डिसाइपल हैं? जिस पर शुई कह रही थी कि पिछली बार हमने 9 डिसाइपल सिलेक्ट किए थे, उसमें से बस 2 ही डिसाइपल थोड़े से पावरफुल हैं। जिस पर हाउटियन कहते हैं कि फिर तुम्हें मिलाकर हमारे पास बस 3 ही डिसाइपल हैं। खैर इतने में काम नहीं चलेगा, हमें और पावरफुल लोगों की जरूरत है। चलो तुम एक काम करो, पूरे राज्य में एक खबर फैला दो कि हाउटियन पैलेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को 3 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन गिफ्ट देगा। इतनी बड़ी अमाउंट सुन के शुई शॉक हो गई थी। वो कहती फादर क्या
आप श्योर हो कि इतना सारा पैसा खर्च करना जरूरी है? हम एक काम भी कर सकते हैं, हम एक कॉन्टेस्ट के जरिए सबसे पावरफुल बंदे को ढूंढ सकते हैं। जिस पर हाउटियन कह रही थी कि हमें बस हायर कल्टीवेशन की नहीं बल्कि अच्छी कॉम्बैट पावर वाले बंदे की तलाश है। तो जिसे भी सिलेक्ट किया जाएगा उसमें दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो कहती ठीक है, मैं अभी कॉन्टेस्ट के अरेंजमेंट करती हूँ। अब उसके जाने के बाद हाउटियन कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे इस स्ट्रॉन्ग डिसाइपल की तलाश करने की जरूरत ना होती। मेरा बेटा बहुत पावरफुल था, मगर अफसोस किया वो जिंदा नहीं। इधर सिटी में एक बंदा बता रहा था कि हमारे यान हुआंग की होली लॉर्ड अचानक से गायब होने की वजह से यान हुआंग की फोर्सेस 3 ग्रुप में बढ़ चुकी है। ये तीनों फैमिलीज यान हुआंग का लॉर्ड बनने के लिए एक दूसरे के साथ जंग करने पर उतर आई है। और तभी उस बंदे के सामने एक स्पिरिचुअल स्टोन फेंका जाता है। वेल ये यूशिन था। वो कहते चलो मुझे इस बारे में थोड़ा और बताओ। तो बंदा तुरंत ही उस स्टोन को उठाकर कहता है कि यान हुआंग नॉर्दर्न रीजन की सीक्रेट फोर्स है और इसीलिए मैं उसके बारे में तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों को ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। वो कह रहे थे अरे ये बंदा तो हमें उल्लू बना रहा था। और तभी टाइशू ड्रैगन यूशिन से कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है कि तुम यान हुआंग को ज्वाइन करो। अगर तुम यान हुआंग के लॉर्ड बन गए तो फिर जिंगयांग सिक को हराने के लिए तुम्हारे पास एक फोर्स होगी और फिर तुम आराम से अपने दुश्मनों से निपट सकते हो। जिस पर यूशिन कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, मगर ये काम हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। मुझे यान हुआंग में जितने भी पावरफुल लोग हैं उनके बारे में जानना होगा। तो वो उस बंदे को एक और स्पिरिचुअल स्टोन देकर पूछता है कि बताओ यान हुआंग में टोटल कितनी फैमिलीज हैं। और तभी यूशिन देखता है कि सभी लोग हाउटियन पैलेस की तरफ भाग रहे हैं। वो कह रहे थे कि आज वहाँ पर युवान हु अलायंस होने वाली है। हाउटियन ये नाम सुन के यूशिन को अपने फादर की याद आती है। और तभी वो बंदा बताता है कि हाउटियन फैमिली का यान हुआंग फोर्स के साथ काफी फ्रेंडली रिश्ता था। हाउटियन इस रीजन की पावरफुल फैमिली मानी जाती है। तब यूशिन उसे युवान हु अलायंस के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि हर 3 सालों में एक बार कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है। इसमें खासकर 3 फैमिलीज हिस्सा लेती है, जिसमें है युवान फैमिली, मोइजी फैमिली और हाउटियन फैमिली। इन तीनों फैमिलीज के पावरफुल कल्टीवेटर एक दूसरे के साथ फाइट करके अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करते हैं। वेल इस कॉन्टेस्ट में इन तीनों फैमिलीज के अलावा दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी इस फैमिली कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा वो इस रीजन पर अपना डोमिनेंस कायम करके बाइजिन कांगयान रीजन को पीसफुली डिवाइड करेगा। और अब हमें अलायंस कॉन्टेस्ट दिखाई जाती है, जिसमें एक डिसाइपल ने अपनी खतरनाक ब्लेड के साथ एक बंदे को मुकाबले में बड़ी आसानी से हरा दिया। शुई अपने फादर को बता रही थी कि इसका नाम है फांगची। ये बंदा किसी ग्रेट फैमिली या सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। इसने खुद के दम पर एनलाइटनमेंट हासिल की है और ये 83 डिसाइपल की लिस्ट में सबसे पावरफुल साबित हो गया। जिस पर हाउटियन कह रही थी कि क्या वाकई एक नॉर्मल बंदा खुद के दम पर इतना पावरफुल बन सकता है? मेरे ख्याल से ये क्वालिटी हमारे खून में पाई जाती है जो कि इस बंदे में मौजूद है। ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो फांगची का मुकाबला कर पाए। शायद आज हाउटियन फैमिली इसे ही सिलेक्ट करेगी। इधर फांगची सबको फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था। वो कहता है अगर किसी में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करने के लिए अरीना में आ जाओ। और तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। वो कह रहा था कि तुम बस 83 डिसाइपल में से खास हो, तो इसमें इतना घमंड दिखाने की क्या जरूरत है। वेल इस बंदे का नाम शुआन मिंग था और ये भी काफी जाना माना पावरफुल कल्टीवेटर है। इस बंदे ने ब्लैक ड्रैगन विलेज को अकेले ही निपटा दिया था और वो भी सिर्फ एक रात में। इधर फांगची शुआन मिंग से कह रहा था कि तुम्हारी कल्टीवेशन बस लिंगशु की छठे लेवल पर सीमित है। तो बताओ क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? और तभी हाउटियन अनाउंस करते हैं कि तुम में से जो भी फाइट जीतेगा वो मेरी हाउटियन फैमिली की तरफ से हमारी फौज में शामिल होगा। ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका है, इसलिए अपनी पूरी ताकत का यूज करके फाइट करो। इधर फांगची शुआन मिंग से कह रहा था कि तुम्हारे मास्टर चांग टियानरेन भले ही कुवासी हेवन रेल्म के कल्टीवेटर है, मगर उनकी हरकतें बहुत घटिया है। वो लोगों की कल्टीवेशन को सील करते आए हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। मैं ऐसे बेकार लोगों से नफरत करता हूँ जो दूसरों की प्रोग्रेस को सहन नहीं कर पाते। फांगची की ताने सुनकर शुआन मिंग बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी गंदी जुबान से मेरे मास्टर का नाम लो। वेल तुमने ऐसा करके अपनी मौत को बुलावा भेजा है। जिसके बाद उसी दे फांगची पर हमला करने कूद जाता है। इधर फांगची ने भी हाउलिंग एक्स थंडर को एक्टिवेट किया। वो शुआन मिंग पर खतरनाक अटैक कर देता है, मगर वो ब्लेड शुआन मिंग पर हिट हो जाए इससे पहले वो साइड में हट चुका था। फांगची उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, मगर वो बंदा तो उसके पीछे था। जिसके बाद इन दोनों में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फांगची अपनी सारी पावर का यूज करके उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा
था, मगर शुयानमिंग आराम से पीछे हटते हुए फांगची पर अपनी स्पेशल मूव यानी कि सीलिंग आक्यूपॉइंट से पॉइजनस अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, जो फांगची की बॉडी को अंदर से तोड़ना शुरू कर देता है। और फिर क्या, थोड़ी देर में ये मुकाबला वो हार गया। इधर शुयानमिंग उससे कह रहा था कि फांगची तुम एक नंबर के घटिया हो और इसी वजह से तुम्हारी कुत्ते से भी बदतर हालत हो गई। शुयानमिंग की खतरनाक मूव से सभी लोग डर गए थे। वो कहते कि ये बंदा तो एक नंबर का बेरहम है, इसने फांगची को अंदर से तोड़ दिया। मगर हाउटियान को शुयानमिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी शुयानमिंग उनसे कहता है कि चलो मैं तो कॉन्टेस्ट जीत चुका हूँ, तो अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी हाउटियान फैमिली को सपोर्ट करूंगा और मुझे इसके बदले आपके 3 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन भी नहीं चाहिए। ये सुन के सभी लोग हैरान थे कि ये बंदा इतनी बड़ी अमाउंट को मना कैसे कर सकता है। अब शुयानमिंग सबको बता रहा था कि ऐसा कहा जाता है हमारी बाइजिंगकांग रीजन में 2 चांद है, एक तो है वो आसमान वाला चांद और दूसरा है आपकी बेटी शुई। ये हाउटियान फैमिली की शान है। मैं चाहता हूँ कि आप पैसों के बदले शुई मुझे दे दीजिए। मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत भी है और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी। ऐसी बीवी तो खुशकिस्मत वालों को मिलती है। मगर वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि तुम तो इस शादी की आड़ में हाउटियान फैमिली पर कब्जा करना चाहते हो ताकि उनकी सारी प्रॉपर्टी और पावर तुम्हें मिल जाए। तुम तो एक नंबर के बेशरम हो। और वाकई शुयानमिंग बहुत बेशरम था, उसे इन लोगों के ताने से खास फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा था कि 3 सालों पहले हाउटियान फैमिली थोड़ी बहुत तो पावरफुल थी, मगर अब उनके पास ऐसा कोई नहीं जो फ्यूचर में हाउटियान फैमिली की बागडोर संभाले। मेरे ख्याल से अभी तक जो 3 ग्रेट फैमिलीज थी उनमें से हाउटियान फैमिली का नाम घट के बस 2 ही ग्रेट फैमिलीज बाकी रहेगी। ये सुनकर तो हाउटियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करके उसे बता दिया कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मगर तभी शुई सामने आके कहती कि शुयानमिंग तुम बहुत पावरफुल हो और मुझे लगता है कि आगे चल के तुम एक अच्छे हस्बैंड साबित होगे। मगर हाउटियान को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो कहते कि ये बंदा बहुत बेरहम है, ये कभी भी एक अच्छा पार्टनर साबित नहीं हो सकता। जिस पर शुई कहती कि फादर मैं ये सब जानती हूँ, मगर अब हमारी फैमिली के लिए मुझे ये करना होगा। शुयानमिंग हमें आगे चल के सपोर्ट करेगा। जिसके बाद वो शुयानमिंग से कहती कि तुमने फांगची को तो हरा दिया, मगर मुझे नहीं पता कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इसीलिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि यहाँ पर तुम्हारे जितना पावरफुल कोई नहीं। तो कहता है ठीक है मैं ये भी कर सकता हूँ। अब वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था। वो कह रहा था तुम में से अगर किसी में भी दम है तो मेरे सामने आ जाओ ताकि मैं तुम लोगों को हरा कर मेरी होने वाली बीवी को साबित कर दूं कि मेरे जैसा पावरफुल कोई नहीं। हालांकि किसी में इतना दम नहीं था जो शुयानमिंग का मुकाबला कर पाए। और तभी वहाँ पर यूशिन पहुँच जाता है। वो सीधा अरीना में आ गया था। शुयानमिंग उससे कह रहा था कि जल्दी से मेरे साथ फाइट करो, मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। यूशिन उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे जैसे बंदों को पीटता आया हूँ और आज भी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो शुयानमिंग कह रहा था कि हाँ वो तो वक्त पर पता चलेगा। वैसे मैं किसी अरे गहरे के साथ फाइट नहीं करता, इसलिए तुम मुझे अपना नाम बताओ। तो यूशिन वहाँ का वेपन उठाते हुए उसे अपना नाम बता देता है। वो कह रहा था कि मेरा नाम शाओ है और उसके तुरंत बाद ही इन दोनों में फाइट शुरू हो गई। यूशिन ने वहाँ पड़े रॉड से शाओमिंग का मुंह लाल कर दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर यूशिन पर विंड ब्लेड से अटैक कर देता है। यूशिन कह रहा था कि वाह ये तो इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद उसने अपने नए मिलिट्राइजर को बाहर निकाला। हाउटियान को भी उस सोर्ड की डोमिनेटिंग एनर्जी फील हो रही थी। इधर यूशिन एक ही स्लैश में शुयानमिंग को घायल कर देता है। शुयानमिंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली सा बंदा उसकी इतनी धुलाई कर रहा है। तो अब यूशिन को मारने के लिए वो अपनी सबसे खास मूव को एक्टिवेट कर देता है। उसके स्पिरिचुअल वेपन में 5000 जहरीले सांपों का पॉइजन था और अब शुयानमिंग सीधा यूशिन पर अटैक कर देता है। मगर यूशिन ने जैसे तैसे उस मूव को काउंटर कर दिया। तो अब शुयानमिंग अपने स्नेक बीस्ट को समन कर लेता है। वो सांप यूशिन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो यूशिन कह रहा था कि मैं सांपों को तलवारों से मारना पसंद नहीं करता, उनके लिए तो मेरा एक पावरफुल ब्लो ही काफी है। जिसके बाद वो एक ही जबरदस्त पंच में उस सांप को डिस्ट्रॉय कर देता है और इससे तो शुयानमिंग भी अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। तो अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूशिन उसे एक जबरदस्त पंच मार के बहुत दूर फेंक देता है। इस तरह से शुयानमिंग ये मुकाबला हार गया था। यूशिन का परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग हैरान थे। हाउटियान तो उससे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। हालांकि हाउटियान को पता नहीं था कि ये तो उन्हीं का बेटा है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।